Incidence of tax under section 5. टैक्स अंडर सेक्शन 5। जिन लोग का प्रॉब्लम है और बार बार थ्योरी सुनोगे, हम बोर्ड है अभी थ्योरी क्या क्या थ्योरी है। इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा इनकम का ऊपर टैक्स देना है, दैट इज इंसिडेंस। क्या क्या इवेंट होने से इंडिया गवर्नमेंट को टैक्स देना ही है, दैट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। लिखो, नोट दे रहे हैं। एनी इनकम either due in India or received in India any income either due in India or received in India is taxable in India and payable by all types of assessee and tax payable by all types of assessee. Any income either due in India or received in India is taxable in India and tax payable by all types of assessee. इंडिया का छुआ लगा ना तो वो टैक्स देना ही है। तुम बोलो ऐसे कैसे होता है, एक बार एग्जांपल देते हैं। तुम सर्विस इंडिया में किया, ड्यू कहाँ हुआ सैलरी इंडिया में, तुम जापान में जाके सैलरी उठा लिया, इंडिया गवर्नमेंट को टैक्स देना है क्योंकि ड्यू इंडिया में हुआ है। क्या बोले समझ में? हम रिवर्स बोलते हैं, जापान में सर्विस किया है, इंडिया में आके पैसा उठाया, रिसीव कहाँ पे हुआ है? इंडिया में, टैक्स देना है। आज दोनों होने तो सवाल ही नहीं है, मतलब इंडिया का टच लग गया ना तो तुमको टैक्स देना है। देखो क्या बोले, आइदर ड्यू इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया, कोई भी एक इवेंट छू लेने से टैक्स तुमको देना ही है, इंडिया गवर्नमेंट को देना है। ऑल टाइप्स ऑफ एसएससी, ऑल टाइप्स ऑफ एसएससी मतलब रेसिडेंट को भी देना है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट को देना है या नॉन रेसिडेंट को भी देना है, तीनों को देना है। एनी इनकम आइदर ड्यू इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल इन इंडिया, इंडिया गवर्नमेंट को टैक्स देना है। इसका ऊपर कोई किसी का क्वेश्चन है तो बोलो। तुम लोग अभी एक लाइन ड्रॉ करो, जैसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे 3 कॉलम करो, एक्सट्रीम राइट साइड में। एक है रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। हम लोग का 3 टाइप का एसएससी है। ये 3 टाइप का कौन सा इनकम को किसका पर टैक्स देना है वो बोलेंगे हम। रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। 3 कॉलम करो ऐसा। पॉइंट नंबर ए देके लिखो, एनी इनकम due and received in India, any income due and received in India, ड्यू भी इंडिया में, रिसीव भी इंडिया में, तीनों को टैक्स देना है। टैक्सेबल, टैक्सेबल और टैक्सेबल। क्वेश्चन नंबर बी, any income due in India but received outside India, any income due in India but received outside India, मतलब क्या हुआ? ये इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इंडिया में नौकरी किए, बांग्लादेश में सैलरी ड्रॉ किए, ड्यू इन इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, डिसीजन सेम, टैक्सेबल
टैक्सेबल और टैक्सेबल, तीनों में टैक्सेबल होगा, तीनों में टैक्सेबल। समझे? सी में लिखो, एनी इनकम ड्यू, एनी इनकम ड्यू outside India but received in India, ड्यू आउटसाइड इंडिया। नेपाल में बिजनेस है, ड्यू कहाँ हुआ? नेपाल। रिसीव हुआ इंडिया में, ड्यू आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया, टैक्सेबल। तो हम क्या बोले थे पहले? एनी इनकम आइदर ड्यू इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया, टैक्सेबल इन इंडिया। हो रहा है कि नहीं बोलो? सब केस में। अब डी, एनी इनकम ड्यू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। बिजनेस यूएसए में है, रिसीव यूएसए में हुआ या जापान में हुआ, जर्मनी में हुआ। ड्यू कहाँ हुआ? आउटसाइड इंडिया। रिसीव हुआ करना आउटसाइड इंडिया। तब देखना है पॉइंट नंबर 1, याद रखना है अभी से, ये इसी में झमेला होता है। डी नंबर पॉइंट में, इफ इनकम is control from India, income is control from India, इनकम इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया मतलब ऐसे से इंडिया में रहते हैं, यहाँ से कंट्रोल करते हैं, हेड ऑफिस इंडिया में है, यहाँ से कंट्रोल करते हैं, सारा चीज इंडिया में है। कंट्रोल, इफ इनकम इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तब दोनों में टैक्सेबल। रेसिडेंट बाट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में टैक्सेबल, टैक्सेबल, और लास्ट में नॉन टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट का नॉन टैक्सेबल। इफ इनकम इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इफ इनकम इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, दोनों में टैक्सेबल। रेसिडेंट बाट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बाट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्सेबल। Number 2, if income is controlled from outside India, if income is controlled from outside India, मतलब हेड ऑफिस आउटसाइड इंडिया में है, जहां से कंट्रोल होता है। रेसिडेंट में ऑलवेज टैक्सेबल होगा, याद रखना। रेसिडेंट जो है उसको सब इनकम में टैक्स देना। ये रेसिडेंट फर्स्ट वन में टैक्सेबल होगा, बाकी दोनों में नॉन टैक्सेबल। रेसिडेंट तुम यहाँ पे रहते हो इसलिए तुमको देना ही पड़ेगा। Number 3, income from other sources, income from other sources due and received outside India. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ड्यू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मतलब जानते हो, जो सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ड्यू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया,
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल दे सकते हैं। इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, लॉटरीज इनकम हो सकता है। दो चार तो एग्जांपल दिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ड्यू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। फर्स्ट वन में टैक्सेबल, बाकी दोनों में नॉन टैक्सेबल। ई नंबर पॉइंट, ई डी हो गया। ई लिखो, पास्ट अनटैक्स्ड पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम क्या है हम बाद में बता रहे हैं, लिख लो पहले। सब में नॉन टैक्सेबल। सब में नॉन टैक्सेबल। यहां तक जोड़ देंगे तो क्या होगा, ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब जीटीआई बोलते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम टोटल करेंगे सबका। फॉर्म में, नोट का फॉर्म में लिखो, नोट रेमिटेंस डज नॉट मीन एनीथिंग। ये लाइन रहेगा तो नहीं पढ़ोगे, सामने नहीं है मान के चलना। नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, ये क्या है, अदर सोर्सेस। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट क्या है, अदर सोर्सेस। लिखो, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, हम लोग का ये तो अदर सोर्सेस है। यूके आउटसाइड इंडिया, ड्यू कहाँ हुआ, आउटसाइड इंडिया। रिसीव कहाँ हुआ, आउटसाइड इंडिया। हम लोग का क्लास का नोट का D3 देखो, D3 का रूल क्या है देखो, क्लास का नोट का D3, फर्स्ट वन में टैक्सेबल, बाकी दोनों में नॉन टैक्सेबल। ये नॉर्मल रूल है। बट यहाँ पे बोला 1/6 रिसीव्ड इन इंडिया, 1/6 का इंडिया का छुआ लगा, टच हो गया, तो 1/6 का रूल अलग होगा, अब बाकी जो बच्चा 5/6 वो अलग रूल होगा। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे देखो, 1/6 रिसीव्ड इन इंडिया, 1/6 कितना हो रहा है, 16,000। सब में लिखो, इंडिया का टच लगा 16,000। 1/6 रिसीव्ड इन इंडिया 16,000 सब में, 16,000 सब में, और बाकी 5/6 रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ये जो रूल है D3 में, फर्स्ट वन में टैक्सेबल, मतलब कितना 80,000, बाकी दोनों में डैश। तो जो एक्सपर्ट हो जाएगा, इतना डिटेल लिखने का जरूरत नहीं है, तुम ऐसे कर सकते हो 96,000 16,000 16,000, ऐसे भी लिखने से कोई गलती नहीं होगा। हम ब्रेक करके दे दिए, तुम 96,000 16,000 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2 जो है, जिसका हो जाएगा नंबर 2 देख के लिखना चालू कर दोगे, बैठोगे नहीं। नंबर 2 में इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान रिसीव्ड देयर बट लेटर ऑन रिमिटेड टू इंडिया, काट दे रहे हम। ये कौन सा हेड्स ऑफ इनकम है, अदर सोर्सेस, ये भी अदर सोर्सेस है। तो लिखो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, लिखो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान।
इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान कितना है? 1,31,000 फर्स्ट वन में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ड्यू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया D3, ये भी D3 फर्स्ट वन में टैक्सेबल, बाकी में डैश। नेक्स्ट वन लिखते जाओ। नंबर 3, इंटरेस्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड इन इंडिया लिखो, इंटरेस्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए। रिसीव्ड इन इंडिया कितना है? 40,000 सब में, क्योंकि ड्यू और रिसीव्ड कोई भी एक इवेंट होगा इंडिया में तो टैक्सेबल, तो रिसीव हो गया यहाँ पे। नंबर 4, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन उगांडा कंट्रोल फ्रॉम पाकिस्तान। कंट्रोल फ्रॉम पाकिस्तान, कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया का रूल क्या है? D2 का रूल क्या है? दोनों में टैक्सेबल। D2 कंट्रोल फर्स्ट वन में टैक्सेबल, बाकी दोनों में नॉन टैक्स। सही है। तो बट 40,000 रिसीव इंडिया, 40,000 सब में, 40,000 इंडिया का टैक्स लगा तो ब्रेक करके लिखना होगा इसको। लिखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन उगांडा कंट्रोल फ्रॉम पाकिस्तान। कंट्रोल फ्रॉम पाकिस्तान लिखे तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। ₹40,000 क्या है? रिसीव्ड इन इंडिया, 40,000 सब में डाल देते हैं, इंडिया का टच किया, और बाकी बैलेंस कितना बचा? वहां पे इनकम कितना था? 65,000, जिसमें 40,000 इंडिया में टच कर लिया तो 40,000 सब में टैक्सेबल हो गया। बाकी बचा कितना? 25,000। नॉर्मल रूल का हिसाब से होगा। रूल क्या है? ड्यू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो क्या होगा? फर्स्ट वन में टैक्सेबल। D2 देखो, 25,000 रिसीव्ड, कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, यही सब में D2। 40,000 इंडिया में रिसीव हुआ तो इंडिया का टच किया, 20,000 रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। समझा रहे? और एक बार समझा रहे। नेक्स्ट, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी, और पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। 5 नंबर, पेड बाय एन इंडियन कंपनी कितना है? 80,000 सब में। यहाँ पे एक चीज बोलना है, इंडियन कंपनी अदर सोर्सेस, एक बार हम कंप्लीट करने दो। इंडियन कंपनी किसको बोलते हैं? सोचा हम पाकिस्तान में मेरा इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी किसको बोलते हैं? रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 में जिन लोग रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, वो बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी जगह हो, उसको इंडियन कंपनी बोलेंगे। हेड ऑफिस किसी जगह हो, रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ? वाइटल है। दूसरा है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी ये ईयर से पहले तक टैक्सेबल नहीं था, एग्जेम्प्टेड था, अभी पूरा टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड ऑफ रिसिपेंट। शेयर होल्डर का हाथ में टैक्सेबल होगा, कंपनी उसका ऊपर टैक्स नहीं देगा। पहले क्या होता, कंपनी डिविडेंड का ऊपर टैक्स देता था, शेयर होल्डर का हाथ में टैक्सेबल नहीं होता था। अभी गवर्नमेंट चेंज किया है, अभी इंडियन कंपनी जो भी डिविडेंड दे, जिसको मिलेगा उसका हाथ में टैक्सेबल होगा। इसलिए हम लिए हैं, इसका पहले ईयर तक एग्जेम्प्टेड डॉट 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 कर देते थे, अभी टैक्सेबल हो गया।
इसके बाद बोला पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट व्हाट इनटू इंडिया, तो नॉन टैक्सेबल। ये अनटैक्स प्रॉफिट ये क्या है समझाया नहीं तुम लोग को, अभी समझा देते हैं। अनटैक्स प्रॉफिट किसको बोलते हैं? पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, तो पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट व्हाट इनटू इंडिया। डैश डैश डैश, किसी में टैक्स नहीं होगा। नोट में दिए थे ई नंबर पॉइंट, ई नंबर पॉइंट में क्या दिया है देखो, पास अनटैक्स प्रॉफिट बॉट इनटू इंडिया, किसी में टैक्स नहीं होगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई मैनेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, 50% ऑफ द प्रॉफिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, क्या होगा 7 नंबर। चेन्नई तो इंडिया में है, कोई देखने का जो सारा टैक्सेबल होगा, चेन्नई तो इंडिया में है, 50% रिसीव क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्यू इंडिया में है तो पूरा टैक्सेबल होगा। लिखो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, कितना अमाउंट है? 90,000, सब में टैक्सेबल। रेसिडेंट बार रेसिडेंट बार ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, सब में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन रेंगुन, 7 नंबर 8 पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया, सुन लो पहले। फॉर्मर एम्प्लॉय मतलब तुम जिसके पास काम करते थे, अभी रिटायरमेंट हो गया, तुमको पेंशन देते रहते हैं, रिसीव किसी जगह हो, इंडिया में तो ड्यू हो रहा है, सब में टैक्सेबल होगा। बट ये याद रखना, जिन लोग इसको कौन से हेड टैक्सेबल होता है? सैलरी। पेंशन मतलब क्या है? सैलरी का एक पार्ट है, तो सैलरी में टैक्सेबल होगा 50,000 का ऊपर होने से। क्या बोले समझ में आया? सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ऊपर होने से, स्टैंडर्ड 50,000 मतलब तुमको 60,000 सैलरी मिले, पेंशन मिलेगा, बस 60,000 रुपया सैलरी मिलेगा, टैक्सेबल कितना होगा? 10,000। 50,000 सैलरी में छूट है, क्या डिडक्शन है? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 रोमन 1A। नहीं, सैलरी में 50,000 फिक्स है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉय इन इंडिया स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, लिख देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 रोमन 1A कितना है? 50,000। तो यहाँ पे डैश 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 कर रहे हैं क्योंकि तुझको मिला कितना? 21,000, पूरा ही डिडक्शन में चल जाएगा, इसलिए टैक्स नहीं होगा। अभी यहाँ तक जोड़ो, हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम है। 1A रोमन 1A স্যার আর একবার বলে দিন স্যার।